बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद आप लोग खैरियत से होंगे। लास्ट लेक्चर में जो है वो लाइट के में हमने जो है वो यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट डिस्कस कर लिया था। आई होप सो आपने उसकी अच्छे प्रैक्टिस की होगी। अच्छे से प्रैक्टिस करने के बाद प्रैक्टिस बुक से क्वेश्चंस को भी आपने सॉल्व किया होगा। इसमें जो है वो हमारे जो टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस हैं वो उसकी कैटेगरी जरूर बनाया करें। जैसे कि यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में टाइप ऑफ क्वेश्चंस जो है अगर देखें तो सबसे पहला जो है वो उसमें फ्रिंज स्पेसिंग से रिलेटेड जो क्वेश्चंस है वो आपकी एक टाइप बनेगी। सेकंड जो है उसमें आपने फिर जो है कंडीशंस ऑफ जो मैक्सिमा है और मिनिमा से रिलेटेड जो है वो आपकी सेकंड टाइप बन जाएगी। फिर आपने एमथ ब्राइट फ्रिंज और एमथ डार्क फ्रिंज जो वाई एम वाले फॉर्मूला बने थे वो आपकी थर्ड और फोर्थ टाइप जो है वो बन जाएगी। तो इस तरह से आप उसको कैटेगराइज कर लिया करें ताकि आपको हर एक टाइप के क्वेश्चंस की अच्छे से प्रैक्टिस हो सके। आज हमने स्टार्ट करना है लाइट का जो है उसका पोर्शन इंशाल्लाह आज कंप्लीट हो जाएगा। साथ हम थर्मोडायनेमिक्स नेक्स्ट यूनिट भी जो है उसका कुछ पोर्शन इंशाल्लाह आज करेंगे। चूंकि अभी दो ही टॉपिक जो है वो हमारा जो है वो मेन टॉपिक एक ही है, वो कौन सा है, डायफ्रैक्शन। उसको हमें डिस्कस करना है, बेसिक्स को, और डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग को डिस्कस करना है। सबसे पहले जी डायफ्रैक्शन जो है वो हम किसको बोलते हैं? डायफ्रैक्शन ऑफ लाइट जो है वो क्या होती है? डायफ्रैक्शन ऑफ लाइट। जब भी हम डायफ्रैक्शन की बात करते हैं या डायफ्रैक्शन ऑफ लाइट की बात करते हैं सो आम तौर पर जो स्टूडेंट्स हैं और टीचर जो एक्सप्लेन कर रहे होते हैं बड़े सिंपल में कह देते हैं कि बेंडिंग ऑफ लाइट जो है उसको हम कह देते हैं कि वो ना क्या होती है, डायफ्रैक्शन होती है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे याद रखने वाली बात है बच्चों कि जो बेंडिंग है ना आमतौर पर समटाइम्स हम कहेंगे बेंडिंग ऑफ लाइट जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ है। समटाइम्स मैं कहूँगा बेंडिंग ऑफ लाइट किसी भी जो है वो मल्टीपल चॉइस में कह दूंगा नहीं, बेंडिंग जो है वो तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ है। इसमें से एक डायफ्रैक्शन है, एक डायफ्रैक्शन नहीं है। और से सुनिएगा दोनों में क्या फर्क होता है। जब हम बेंडिंग ऑफ लाइट की बात करते हैं तो वो ये वाला जो बेंडिंग है जिसमें बेंडिंग ऑफ लाइट हम कह रहे थे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ है, ये डायफ्रैक्शन को रिप्रेजेंट करती है। लेकिन जिसमें हम बेंडिंग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ कह रहे हैं ये वाला, ये जो है वो बेसिकली रिफ्रैक्शन को रिप्रेजेंट करती है। ये रिफ्रैक्शन है। रिफ्रैक्शन का मतलब है कि जब लाइट जो है अपना मीडियम चेंज करती है, तो लेट्स से जो है वो ग्लास से एयर आती है या एयर टू ग्लास जाती है, तो जब भी लाइट मीडियम चेंज करती है तो वो जो बेंडिंग होती है उसको हम क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्शन। फॉर एग्जांपल यहाँ लाइट अगर ग्लास से निकल के जो है वो एयर में आ रही है तो वो अवे फ्रॉम द परपेंडिकुलर जो है वो बेंड कर जाएगी, और अगर जो है वो एयर यानी लेयर से डेंसर आएगी तो टूवर्ड्स द परपेंडिकुलर। ये जो बेंडिंग है लाइट की, ये जो है वो हम कह रहे होते हैं ये रिफ्रैक्शन है। तो रिफ्रैक्शन में अगर देखो सो रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो और वायलेट। तो यहाँ अगर देखें तो रेड जो है चूंकि इसकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा है, तो जिसकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा है उसमें बेंडिंग सबसे कम होगी। तो रिफ्रैक्शन की अगर हम बात करें तो रेड में सबसे कम जो रेड कलर है वो रिफ्रैक्ट करेगा। यही वजह है कि जो डेंजर के साइन के तौर पर जो कलर है वो रेड यूज होता है। यही वजह है कि हमारे जो ट्रैफिक सिग्नल्स हैं वहां पर हम जो है वो रेड, ग्रीन और ये वाले जो येलो हैं ये ऊपर बड़ी वेवलेंथ के लाइट वाले कलर क्यों यूज कर रहे होते हैं, उसकी रीजन ही यही है क्योंकि इनकी वेवलेंथ ज्यादा होती है तो इनमें बेंडिंग कम होती है। तो जब वहां से लाइट जो है, अब रेड कलर है तो इसका मतलब है दूर से ही जो है वो ड्राइवर जो है उसकी आंख में जो आप देखें ना लाइट रे ने जो है वो जो कार की जो स्क्रीन है उसमें से गुजर के बेंड होके अंदर आना ना, तो उसमें बेंडिंग कम होगी तो दूर से वो नजर आ जाएगा। सो बेंडिंग इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ का मतलब है आप किस चीज को डिस्कस कर रहे हैं? रिफ्रैक्शन को। जब हम कहते हैं बेंडिंग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ तो ये जो है ये बेसिकली क्या होती है? डायफ्रैक्शन। तो डायफ्रैक्शन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होती है? वेवलेंथ। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डायफ्रैक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ होती है। अच्छा, इसकी मैं ना आपको समझाने के लिए आसान एग्जांपल देता हूँ। देखो जो हमारे पास डायफ्रैक्शन है, चूंकि लाइट की जो वेवलेंथ है बहुत ही कम होती है, इस वजह से जो है उसमें डायफ्रैक्शन को ऑब्जर्व करना डिफिकल्ट होता है। जबकि साउंड जो है इसकी जो डायफ्रैक्शन है वो ज्यादा होती है। जैसे एक एग्जांपल के तौर पर एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपसे कहा जाए इफ देयर इज अ रूम विद इट्स डोर ओपन, ये हम सपोज कर लेते हैं कि रूम है
और इसका ना डोर ओपन है। एक जो है इसमें से ऑब्जर्वर इनसाइड है और एक जो है वो हम कह सकते हैं आउटसाइड है। ठीक है जी। सो वन पर्सन इज इनसाइड, वन पर्सन इज आउटसाइड। अच्छा, वो कहते हैं जी लेट्स से कि इसको हम ए नाम देते हैं, इस पर्सन को बी नाम दे देते हैं। तो कहते हैं पर्सन ए कैन हियर द पर्सन बी, बट पर्सन ए जो है वो कैन नॉट सी पर्सन बी। इसकी रीजन बताएं। तो रीजन बड़ी सिंपल है। देखो, एक जो है वो आउटसाइड द रूम है, एक इनसाइड द रूम है और डोर उसका ओपन है। अब ये चूंकि बिहाइंड द वॉल है तो उसको नजर तो नहीं आ रहा, लेकिन कहता है वो सुन सकता है, तो उसको देख क्यों नहीं सकता? ये रीजन बताएं विद साइंटिफिक लॉजिक। वो साइंटिफिक लॉजिक क्या है देखें। सिंस जो है याद रखना है कि जो साउंड की वेवलेंथ है that is much much greater as compared to the wavelength of light। तो wavelength of light जो है is the order of 10⁻⁻⁶ मीटर होती है। साउंड जो है वो 1 मीटर वेवलेंथ की यूजली आमतौर पे ऑर्डर की हो सकती है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो है कि ये जो साउंड वेव है उसकी जो वेवलेंथ है, चूंकि इट इज मच मच ग्रेटर देन एज कम्पेयर टू लाइट, तो साउंड इजीली बेंड होके इस रूम से बाहर जो है बाहर वाले ऑब्जर्वर तक पहुंच जाती है। लेकिन लाइट में जो है इतनी ज्यादा बेंडिंग पॉसिबल नहीं है, चूंकि उसकी वेवलेंथ बहुत कम है। तो जिसकी वेवलेंथ ज्यादा होगी उसमें डायफ्रैक्शन भी ज्यादा होगी, जिसमें वेवलेंथ कम होगी उसमें डायफ्रैक्शन भी कम होगी। तो साउंड वेव जो है उनमें डायफ्रैक्शन ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू वेवलेंथ की वेव। तो याद रखें कि यहाँ पर जो है बेंडिंग इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ है, वो रिफ्रैक्शन को रिप्रेजेंट करता है। तो बेंडिंग अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ है तो वो आपका डायफ्रैक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। अच्छा, इसमें जो है वो मीडियम चेंज होता है रिफ्रैक्शन में। यहाँ मीडियम चेंज किए बगैर अगर लाइट बेंड हो जाती है तो उसको हम क्या कहते हैं? वो डायफ्रैक्शन है। अच्छा, अब डायफ्रैक्शन में क्यों ऐसा होता है? बड़ी सिंपल सी बात है। देखो बच्चों, सपोज करें कि ये जो है हमारे पास ना एक रूम का डोर है, यहाँ से एक पर्सन को जो है वो गुजरना है। अब अगर तो डोर का साइज बड़ा होगा और इस पर्सन की हाइट से, तो वो इजीली उसको क्रॉस कर जाएगा, ऐसे ही। लेकिन अगर उस रूम में एंटर होना है उस बंदे ने और उस डोर का साइज कम है, उसकी हाइट ज्यादा है, तो उस पर्सन को इस रूम में एंटर होने के लिए बेंड होना पड़ेगा, बेंड होके अंदर एंटर होगा। और इसी को हम कह देते हैं कि ये जो है वो डायफ्रैक्शन है। लाइट के केस में अगर स्लिट का साइज जो है वो कंपेरेबल टू वेवलेंथ ऑफ लाइट, और मतलब वेवलेंथ ऑफ लाइट ज्यादा है और स्लिट का साइज जो है स्मॉल है, अब अगर इसमें से लाइट को गुजरना है तो वो बेंड होके उसको गुजरना पड़ेगा। ये जो बेंडिंग है, जब वो बेंड होके इसमें से गुजरती है, इस बेंडिंग को हम नाम क्या दे देते हैं? डायफ्रैक्शन का। तो लाइट जो है वहां से फिर बेंड होके गुजर जाती है और इस बेंडिंग को फिर हम नाम देते हैं कि ये डायफ्रैक्शन है। सो बेंडिंग ऑफ लाइट जो है, अब इसी तरह से जो है वो कहता है जी कि जो मैट्रिकल शेडो भी जो है वो बेंडिंग ऑफ लाइट की वजह से बनता है। जैसे आपकी बुक में वो जो एक एग्जांपल दी हुई है, कहता है जी एक लेट्स से कि हम रिजिड बॉल ले ले और यहाँ एक सोर्स ऑफ लाइट प्लेस कर दें, सो आगे स्क्रीन रख दे, तो स्क्रीन के ऊपर जो है वो हमें इस बॉल का जो है वो शेडो मिल जाएगा। लेकिन हैरानकुन तौर पर जो शेडो है उसका जो सेंटर है वो ब्राइट होगा। ऐसा क्यों होता है? इसलिए कि लाइट जो है जहां भी शार्प एजेस होते हैं, ऐसे एजेस जिनकी जो शार्प एजेस हैं, जिनकी जो थिकनेस है वो कंपेरेबल टू वेवलेंथ ऑफ लाइट होती है, वहां लाइट बेंड हो जाती है और बेंड होके ज़ाहिर है सेंटर पे जो है वो रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो सेंटर जो है वो हमें उसका ब्राइट नजर आएगा। तो जो ज्योमेट्रिकल शेडोज में जो इस तरह से हमें शेप्स नजर आती हैं, वो भी डायफ्रैक्शन ऑफ लाइट की वजह से होती हैं। डायफ्रैक्शन का फिनोमेना जो है, इट वाज डिस्कवर्ड बाय ग्रिमाल्डी, मारिया फ्रांसिस्को ग्रिमाल्डी। सो इट इज जो है राउंड अबाउट जो है 1665 का राउंड अबाउट जो ग्रिमाल्डी जो है इसने इसको जो है वो ये वाला डिस्कवर किया था, डायफ्रैक्शन वाला फिनोमेना। तो साइंटिस्ट का नाम था क्या था? मारिया फ्रांसिस्को ग्रिमाल्डी। आमतौर पे ग्रिमाल्डी के नाम से हम इसको जानते हैं। तो ग्रिमाल्डी ने जो है वो डायफ्रैक्शन वाला फिनोमेना जो है इसको डिस्कवर किया था। तो सिंपल सी बात है, इसमें आपको जो है वो यहाँ मेन कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि बेंडिंग जो है वो, जब बेंडिंग ऑफ लाइट बोल रहे होते हैं बार बार हम डायफ्रैक्शन को, उसका क्या मतलब है? बेंडिंग मीन डायफ्रैक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। और जब इनवर्सली प्रोपोर्शनल कह रहे हैं उसका मतलब है हम रिफ्रैक्शन की बात करें, और जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ कह रहे हैं इसका मतलब हम डायफ्रैक्शन की बात कर रहे हैं। आई होप सो यू गॉट द पॉइंट।
डायफ्रैक्शन क्या होती है? बेंडिंग ऑफ लाइट अराउंड द ऑब्स्टेकल्स या स्लिट्स जो है के अराउंड जो है, और जब उसकी जो है वो ज्योमेट्रिकल शेडो में जो स्प्रेड होती है लाइट, ये किस वजह से हो रही होती है? ये डायफ्रैक्शन ऑफ लाइट की वजह से होती है। सो डायफ्रैक्शन जो है, इसी से जो है नेक्स्ट टॉपिक जो है वो हमारा जो मेन टॉपिक है वो कौन सा है? डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग, उसको अब हम डिस्कस करते हैं। अच्छा, नेक्स्ट ये हमने डिस्कस करना है डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग जो है वो क्या होती है। सिंस वेवलेंथ ऑफ लाइट इज सो स्मॉल, तो जैसे मैंने इंटरफेरेंस में कहा था कि इंटरफेरेंस और डायफ्रैक्शन को ऑब्जर्व करना डिफिकल्ट होता है, तो वी हैव टू इम्पोज सर्टेन काइंड ऑफ कंडीशंस ताकि हम उसको प्रोमिनेंट करके उस फिनोमेना को देख सकें। तो डायफ्रैक्शन जो है, इस चूंकि वेवलेंथ ऑफ लाइट स्मॉल होती है, तो डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग जो है वो डेवलप की जाती है ताकि आप डायफ्रैक्शन को जो है वो इजीली ऑब्जर्व कर सकें। डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग क्या होती है? बड़ा सिंपल है जी। कहते हैं इट इज़ सिंपली अ ग्लास प्लेट होती है, और उस ग्लास प्लेट के ऊपर जो है वो इक्वल नंबर इक्वी डिस्टेंस जो है वो लाइंस रूल्ड आउट अगर कर दें तो उसको हम नाम दे देते हैं, वो डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग है। ठीक है जी। सो ये जो डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग है, टिपिकल डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग जो है उसके ऊपर कितनी होती है जी? 400 से लेकर 5000 लाइंस उसके ऊपर रूल आउट कर देते हैं पर सेंटीमीटर। अच्छा, अब इसके ऊपर अगर हम इक्वी डिस्टेंस जो है इस तरह से लाइन स्क्रैचेस डाल देंगे, इक्वी डिस्टेंस लाइंस इसके ऊपर रूल आउट कर देंगे, तो ये हमारे पास जो है एक ग्रेटिंग यानी डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग बन जाएगी। अब इसमें जो है वो लाइट जो है वो, चूंकि हमने इसमें जो थिकनेस है, हर दो लाइंस के दरमियान जो डिस्टेंस है उसको हमने रखना है कंपेरेबल टू वेवलेंथ ऑफ लाइट, ताकि हम डायफ्रैक्शन को इजीली क्या कर सकें? ऑब्जर्व कर सकें। तो लेट्स से कि L जो है इज लेंथ ऑफ द ग्रेटिंग है, तो हर दो लाइंस के दरमियान यहाँ पे जो आपने नंबर ऑफ, इसको रूलिंग्स भी बोलते हैं, हर दो लाइंस के अंदर जो डिस्टेंस है उसको D बोलते हैं, और D स्टैंड्स फॉर ग्रेटिंग एलिमेंट। तो जितना ग्रेटिंग एलिमेंट जो है वो कम से कम रखेंगे उतना डायफ्रैक्शन इफेक्ट जो है वो ज्यादा प्रोमिनेंट होकर सामने आएगा। लेट्स से कि यहाँ पर जो N है, N हम कह देते हैं नंबर ऑफ रूलिंग्स या नंबर ऑफ लाइंस जो हैं जो इसके ऊपर हमने स्क्रैच किए हैं। तो इक्वी डिस्टेंस अगर इसके ऊपर लाइंस बना दें, रूलिंग्स ड्रॉ कर दें, तो जितनी नंबर ऑफ रूलिंग ज्यादा होंगी ज़ाहिर उतना ग्रेटिंग एलिमेंट कम हो जाएगा, ग्रेटिंग एलिमेंट कम होगा उतना ही डायफ्रैक्शन इफेक्ट जो है वो ज्यादा प्रोमिनेंट होके सामने आएगा। अच्छा देखो यहाँ पर जो है जो ग्रेटिंग एलिमेंट है, इसमें पेपर में जो क्वेश्चन होंगे ग्रेटिंग एलिमेंट से रिलेटेड जो है वो अक्सर आते हैं, तो इसको जरा एक नजर देख लें। ग्रेटिंग एलिमेंट जो है ये क्या है, पहले इसको समझ लें। ग्रेटिंग एलिमेंट हम कहते हैं जी कि इसकी जो प्रॉपर डेफिनेशन है वो है द रेसिप्रोकल ऑफ नंबर ऑफ रूलिंग्स पर यूनिट लेंथ, द रेसिप्रोकल ऑफ नंबर ऑफ रूलिंग्स पर यूनिट लेंथ। ठीक है जी। ये इसकी प्रॉपर डेफिनेशन है। ये नहीं कि हम कह सकते हैं कि डेट इज, अगर हमें ग्रेटिंग एलिमेंट फाइंड करना हो तो रेसिप्रोकल ऑफ नंबर ऑफ रूलिंग्स पर यूनिट लेंथ। इसीलिए आपकी बुक में जो फॉर्मूला लिखा हुआ है वो D इज इक्वल टू लेंथ ऑफ द ग्रेटिंग डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ रूलिंग्स। तो ये जो है वो आपके पास फॉर्मूला आपकी बुक में आपको नजर आएगा। सो असल में ये यहाँ से जो है उन्होंने कैलकुलेट किया हुआ। तो जो प्रॉपर डेफिनेशन है ग्रेटिंग एलिमेंट की वो क्या होती है? द नंबर ऑफ रूलिंग्स द रेसिप्रोकल ऑफ नंबर ऑफ रूलिंग्स पर यूनिट लेंथ। अच्छा, सपोज करें कि ये जो हमारे पास टिपिकल डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग है, इसमें 400 से लेकर 5000 लाइंस पर सेंटीमीटर होती हैं। तो मैं यहीं से क्वेश्चन जनरेट कर लेते हैं, हम ग्रेटिंग एलिमेंट फाइंड करके देखते हैं। फॉर एग्जांपल आपसे कहा जाए कि इफ अब कितनी लाइंस हैं मैक्सिमम इसके ऊपर हो सकते हैं टिपिकल डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग में 5000 तक, तो मैं यही वैल्यू रख लेता हूँ। इफ 5000 lines per centimeter are ruled on a grating, then let's say वो पूछ लेके ये बताएं ग्रेटिंग एलिमेंट जो है वो क्या होगा।
ज़्यादातर जो है वो किसी क्वेश्चन में आपको ग्रेटिंग एलिमेंट जो न्यूमेरिकल्स आता है उसमें डायरेक्ट फाइंड करना होता है। कभी ऐसा न्यूमेरिकल होगा जिसमें ग्रेटिंग एलिमेंट डायरेक्टली गिवन होगा, ऑर्डर ऑफ डायफ्रैक्शन फाइंड करना होगा। तो ये सिंपल क्वेश्चन है जी। आप कैसे फाइंड करेंगे, फॉर्मूला आप सबको पता है कि हमने कैसे यूज करना है। D इज इक्वल टू लेंथ ऑफ द ग्रेटिंग डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ रूलिंग्स। सो लेंथ ऑफ द ग्रेटिंग यहाँ कितनी है, 5000 लाइंस है पर सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर में, तो 1 सेंटीमीटर लेंथ है टोटल, और नंबर ऑफ रूलिंग है 5000। 1 सेंटीमीटर भी 10⁻⁻² मीटर, 5000 जो है इसका मतलब 5 × 10⁻³ और यहाँ से 1/5 1/5 × 10⁻⁴ ये क्या होगा -5 मीटर। 1/5 कितना होता है 0.2 × 10⁻⁻, जो है वो 5 मीटर। आपके पास आंसर कितना आ गया 2 × 10⁻⁻6 मीटर, या अप्रोक्सीमेटली आप इसको जो है इक्वल टू लिख सकते हैं 2 माइक्रो 10⁻⁻6 क्या होता है माइक्रोमीटर। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ जो ग्रेटिंग एलिमेंट आपका वो 2 माइक्रोमीटर जो है वो आ जाएगा। सो एक टिपिकल डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग जिसमें 400 से लेकर 5000 लाइंस पर सेंटीमीटर होती हैं, उसका जो ग्रेटिंग एलिमेंट जो है वो क्या निकलता है 2 माइक्रोमीटर निकलता है। इसका मतलब है कि हम एक अगर गिलास जो है स्लैब लेते हैं, उसके ऊपर इक्वी डिस्टेंस लाइंस ड्रॉ कर देते हैं, उसको लाइट के सामने रखेंगे, तो वहां से हमें जो है वो डायफ्रैक्शन जो है वो इजीली हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। क्योंकि लाइट उसके ऊपर पड़ने के बाद बेंड करेगी, चूंकि जो स्लिट का साइज है यहाँ पे हर दो रूलिंग्स के दरमियान जो डिस्टेंस है चूंकि कम है कंपेरेबल टू द वेवलेंथ ऑफ लाइट है, सो इट विल बिहेव जस्ट लाइक अ स्लिट। तो इसमें से लाइट पड़ने के बाद जो है वो डायफ्रैक्ट करेगी यानी बेंड करेगी। सो इसको हम कहते हैं डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग। जैसे अभी हमने पढ़ी है इसके कंपैक्ट डिस्क, इसको हम CD बोलते हैं। कंपैक्ट डिस्क या CD, उसके ऊपर जो है वो इक्वल डिस्टेंस जो है वो मैग्नेटिक लाइंस रूल्ड आउट होती हैं। उसके ऊपर जो लाइंस इस तरह से ड्रॉन होती हैं वो मैग्नेटिक लाइंस, इनके ऊपर डेटा स्टोर होता है। CD जिसको कंपैक्ट डिस्क कहते हैं कंप्यूटर वाली, तो हर 2 लाइंस के दरमियान वहाँ पर जो डिस्टेंस होता है वो 0.5 माइक्रोमीटर के ऑर्डर का होता है। यही वजह है कि कंपैक्ट डिस्क को हम CD बोलते हैं। वो आप लाइट के सामने कभी रखिएगा, उसको एक्सपोज करेंगे तो हमें वो डिफरेंट कलर्स जो है हमें जो है वो नजर आती है। चूंकि मैंने कहा है डायफ्रैक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ होता है, तो इसका मतलब है रेड कलर सबसे ज्यादा डायफ्रैक्ट होगा। इसी तरह से नेक्स्ट ऑरेंज, येलो, जो हम नीचे जाते जाएंगे, तो जिसकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा डायफ्रैक्शन सबसे ज्यादा आनी है। तो जब आप उसको व्हाइट लाइट के सामने एक्सपोज करते हो CD को, तो हमें डिफरेंट कलर्स जो नजर आते हैं, दैट इज आल्सो ड्यू टू डायफ्रैक्शन इफेक्ट। तो इसमें ना 0.5 माइक्रोमीटर जो है हर 2 लाइंस के दरमियान रूलिंग्स होती हैं। अच्छा, अब देखो डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग इक्वेशन जो है, ग्रेटिंग इक्वेशन ये कैसे होती है। ग्रेटिंग इक्वेशन बड़ा सिंपल है जी। वो हम कहते हैं कि ये जो है वो D sin थीटा इज इक्वल टू जो है वो n लैम्डा, इसको लेट से हम कह लेते हैं D sin थीटा इज इक्वल टू n लैम्डा। वेव जो है इस यहाँ पर n जो है इसको हम कहते हैं ऑर्डर ऑफ डायफ्रैक्शन, इसको हम ऑर्डर ऑफ डायफ्रैक्शन कह रहे होते हैं। ठीक है, n यहाँ ऑर्डर ऑफ डायफ्रैक्शन है, लैम्डा वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज किया, थी जो है ज़ाहिर है थीटा एंगल, और D जो है ये यहाँ पर ग्रेटिंग एलिमेंट है। D यहाँ ग्रेटिंग एलिमेंट है। अच्छा, अब यहाँ देखो हमने जो है एक यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट पढ़ा था, D sin थीटा m लैम्डा इज इक्वल टू m लैम्डा, तो मैं डिफरेंशिएट करने के लिए यहाँ n यूज कर लिया। तो यहाँ पर जो है याद रखें वहाँ जो D होता था स्लिट सेपरेशन होती थी, यहाँ भी D जो है वो एडजेसेंट लाइंस के दरमियान डिस्टेंस ही है, लेकिन इसको समटाइम्स जो है हम इस यूं भी लिख सकते हैं, D की जगह क्या आ जाएगा L ओवर n यानी लेंथ ऑफ द ग्रेटिंग डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ रूलिंग्स इनटू sin थीटा इज इक्वल टू n लैम्डा। ठीक है, तो ये दोनों शेप में आपने याद रखना है, तो न्यूमेरिकल दोनों ज़ाहिर फार्मूले से रिलेटेड आ सकता है। अच्छा, अब देखो कि सपोज करें कि हमारे पास डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग है, हमने इसको लाइट के सामने जो है वो अगर एक्सपोज किया और आपने इसको लाइट के पैरेलल रख दिया, लेट्स से लाइट जो है वो फोकस उसके सामने ना हमने CD जो है कंपैक्ट इसको बिल्कुल ऐसे पैरेलल रख दिया ग्रेटिंग को, तो अगर जो है थीटा जो है वो हम कर देते हैं इज इक्वल टू 0, तो साइन 0 क्या होता है 0, तो यहाँ पर जो है वो n इज इक्वल टू ज़ाहिर है n की वैल्यू की 1 आ जाएगी। सो D sin थीटा जो है वो हमारे पास वो जो है वो किसके इक्वल आ जाएगा 0 के इक्वल आ जाएगा।
अगर ये जीरो के इक्वल आ जाए तो हम कहेंगे कि ये आपका जो है वो जीरो ऑर्डर डाइफ्रैक्शन है, वो जीरो ऑर्डर डाइफ्रैक्शन है, मतलब किसी किस्म में डाइफ्रैक्शन ऑब्जर्व नहीं होगी। अगर आप जो है उसके प्लेन को लाइट की रेज के पैरेलल रख लेंगे तो जीरो ऑर्डर डाइफ्रैक्शन है। अब आप क्या करें कि एंगल को थोड़ा सा बढ़ा दें, एंगल को इंक्रीज करना शुरू करें। आपने एंगल को इंक्रीज किया यानी थीटा ग्रेटर देन जीरो कर दिया। लेट्स से कि कंपेयर दिस, आपने लाइट रे के जो लाइट रेज थी, लाइट रेज के आपने उसको पैरेलल रखा हुआ था। अब आप क्या करें कि लाइट रेज के ना उसको थोड़ा सा एंगल बढ़ाना शुरू कर दें। जब आप एंगल बढ़ाना शुरू करेंगे तो क्या होगा कि ज़ाहिर है जब एंगल बढ़ाएंगे तो डी साइन थीटा जो है उसकी वैल्यू जीरो से बढ़ के जो है वो लेट्स से बढ़ते बढ़ते कितनी हो जाती है 1 लैम्डा। हम इसको कहेंगे कि ये फर्स्ट ऑर्डर डाइफ्रैक्शन है, ठीक है जी। इसी तरह से अगर आप बढ़ाते जाएं एंगल को और डी साइन थीटा जो है वो किसके इक्वल हो जाए 2 लैम्डा के, हम कहेंगे ये सेकंड ऑर्डर डाइफ्रैक्शन है एंड अप टू सो ऑन। और बढ़ते बढ़ते जो है अगर मैक्सिमम हो जाए तो हम कहेंगे डी साइन थीटा इज इक्वल टू जो है वो एन लैम्डा। तो ये आपके पास एन ऑर्डर डाइफ्रैक्शन है। आपकी बुक की जो लास्ट लाइन है इस टॉपिक की वो जरा एक दफा रीड आउट कीजिएगा। वहाँ लिखा हुआ है कि ये जो ऑर्डर ऑफ डाइफ्रैक्शन है ये डिफरेंट कलर्स के साथ जो है वो चेंज भी हो सकता है। रीजन ये है कि देखो हमारे पास जो है जो डाइफ्रैक्शन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ ऑफ लाइट है। तो जाहिर है अगर हम बड़ी वेवलेंथ की लाइट यूज करेंगे तो उसका एंगल थोड़ा सा चेंज करने के लिए जल्दी 1 आ जाएगा। अगर हम स्मॉलर वेवलेंथ की लाइट यूज कर रहे हैं तो उसका ऑर्डर और डिफ्रैक्शन जो है वो थोड़ा देर बाद भी आ सकता है, उसका एंगल ज्यादा टिल्ट करना पड़ेगा। सो डी साइन थीटा की वैल्यू जो है डिफरेंट कलर्स के लिए डिफरेंट होगी। सो ये है जी डाइफ्रैक्शन ग्रेटिंग की इक्वेशन। अब इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो न्यूमेरिकल जो है वो इस फॉर्मूले से रिलेटेड भी आ सकते हैं और इस वाले फॉर्मूले से रिलेटेड भी आ सकते हैं। तो फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर इस तरह से जो है। फॉर एग्जांपल मैं जो है वो एक सिंपल सा क्वेश्चन यहाँ पे जनरेट करता हूँ। लेट्स से आपसे कहा जाए कि जी इफ लेट्स फर्स्ट ऑर्डर diffraction is observed at an angle, let's say 30, using a grating on which, let's say आपसे कहा जाए, मैं कह देता हूं कि 5000 lines per centimeter are ruled on it. Find wavelength of light used. अब मैंने लेट्स से कि ये क्वेश्चन जो है वो जनरेट कर, मैंने 5000 पर सेंटीमीटर इसलिए रखा कि मैं आपको समझ आ जाए। कई दफ़ा ऐसा होता है हमें डायरेक्ट डी की वैल्यू यानी डायरेक्ट ग्रेटिंग एलिमेंट गिवन होता है। समटाइम्स ऐसा होता है हमें ग्रेटिंग एलिमेंट फाइंड करना पड़ता है। अभी अभी हमने 5000 लाइंस पर सेंटीमीटर के लिए ग्रेटिंग एलिमेंट फाइंड किया तो वो हमारा आया 2 into 10 raised to power -6 मीटर ग्रेटिंग एलिमेंट 5000 लाइंस पर सेंटीमीटर के लिए। आप चाहें तो डायरेक्ट भी वैल्यूज पुट कर सकते हैं। यहाँ लेंथ जो है वो मैं 0.1 पुट करूँगा, 1 सेंटीमीटर है ना, तो उसको 0.01 मीटर पुट करूँगा और जो न्यूटन है एन नंबर ऑफ रूलिंग्स है वो मैं 5000 पुट करूँगा। ठीक है, तो आप डायरेक्ट भी पुट कर सकते हैं। तो फॉर्मूला हम यूज करेंगे डी साइन थीटा इज इक्वल टू एन लैम्डा और यहाँ पर देखें मैं डी की जगह एल ओवर एन बी लिख सकता हूँ। ठीक है जी। अच्छा, अगर हम लेंथ जो है वो अब डायरेक्ट अभी हमने कैलकुलेट किया, आप सेपरेट भी ग्रेटिंग एलिमेंट कैलकुलेट करके वैल्यू पुट कर सकते हैं। लेंथ है 1 सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर 10⁻² मीटर और नंबर ऑफ रूलिंग्स कितनी है जी 5000 में यहाँ पुट कर सकता हूँ। वैसे ही साइन जो है वो कितना 30 साइन 30 और ऑर्डर ऑफ डिफ्रैक्शन फर्स्ट ऑर्डर है तो 1 आ जाएगा। तो यहाँ से वेवलेंथ ऑफ लाइट आप कैलकुलेट कर लेंगे। इसका आंसर आएगा 2 × 10⁻⁶ एज वी ऑलरेडी नो साइन 30 होता है 1/2, तो यहाँ से लैम्डा आ गया 2 से कैंसिल हो। यहाँ हमारे पास वेवलेंथ ऑफ लाइट जो है वो 10⁻⁻6 मीटर ये हमारे पास वेवलेंथ ऑफ लाइट आ जाए। ठीक हो गया जी। सो इस तरह के जो है टिपिकल क्वेश्चंस आते हैं। समटाइम्स हमें ग्रेटिंग एलिमेंट डायरेक्टली गिवन होता है, समटाइम्स हमें फाइंड करना पड़ता है बाय यूजिंग द फॉर्मूला ऑफ ग्रेटिंग एलिमेंट लेंथ ओवर
लेंथ ऑफ द रोलिंग डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ रोलिंग्स। ठीक हो गया जी। अच्छा बच्चों, अभी हमने डिस्कस किया कि जो टिपिकल डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग होती है, टिपिकल डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग, उसमें मैंने ना नंबर ऑफ लाइंस को मैक्सिमम रख के डायफ्रैक्शन जो है ग्रेटिंग, या उसको कह सकते हैं सिंपल ग्रेटिंग भी कह सकते हैं, उसमें नंबर ऑफ लाइंस मैंने मैक्सिमम रख के जो है उसको सॉल्व किया, यानी 5000 लाइंस पर सेंटीमीटर के लिए। तो फॉर 5000 लाइंस पर सेंटीमीटर के लिए हमारा ग्रेटिंग एलिमेंट जो है वो कितना आया, डेट इज 2 इंटू 10⁻⁻6 मीटर। ये हमारा आंसर है ऑफ द, ठीक है जी, ये ग्रेटिंग एलिमेंट का। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ से हम कंक्लूड कर सकते हैं कि एक्स रेज जो हैं कैन नॉट बी डायफ्रैक्टेड यूजिंग अ टिपिकल ग्रेटिंग। उसकी वजह क्या होती है, चूंकि इसका ग्रेटिंग एलिमेंट उससे बहुत बड़ा होता है। देखो बड़ी सिंपल सी बात है, अब जो ग्रेटिंग एलिमेंट है, आप उसकी जो थिकनेस है वो 10⁻⁻6 मीटर के ऑर्डर की होती है, जबकि वेवलेंथ ऑफ एक्स रे जो है ये ऑफ द ऑर्डर ऑफ जो है वो कितनी होती है, 10⁻10 मीटर। और मैं ये बताओ 10⁻10 बड़ा होता है, 10⁻6 बड़ा होता है? 10⁻6 बड़ा होता है, तो इसकी वेवलेंथ चूंकि कम है तो इजीली इस स्लिट में से गुजर जाएगी। सो एक्स रे जो है वो कैन नॉट बी डायफ्रैक्टेड यूजिंग अ टिपिकल डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग। सो फिर इन 19 जो है 14 दो साइंटिस्ट थे जी, W.H. ब्रैग एंड W.L. ब्रैग जो है, उन्होंने जो है ये डिस्कवर किया कि जो एक्स रेज हैं इन कैन बी डायफ्रैक्टेड जो है यूजिंग क्रिस्टल। सो डायफ्रैक्शन ऑफ एक्स रेज जो है उन्होंने कहा जी कैन बी ऑब्जर्व जो है यूजिंग क्रिस्टल्स। और उन्होंने कहा जी कि जो जैसे उन्होंने कहा जी NaCl का जो क्रिस्टल है उसमें उन्होंने बात की कि वहाँ से जो है हम अगर उसके ऊपर जो है एक्स रेज इंसिडेंट करते हैं तो वहाँ से हम एक्स रेज की डायफ्रैक्शन को ऑब्जर्व कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल NaCl का क्रिस्टल है। अच्छा यहाँ पर देखो कि जो हर दो एटम्स के दरमियान जो लैटिस स्पेसिंग होगी जो वो जो है इज द ऑर्डर ऑफ जो है वो क्या होती है, 10⁻⁻10 मीटर के ऑर्डर की होती है। इसका मतलब है डेट इज दिस थिकनेस इज कंपेरेबल टू द वेवलेंथ ऑफ एक्स रेज। ठीक है जी। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर जो है एक्स रे जो है वो किसी क्रिस्टल जो है उसके सामने अगर एक्स रेज के सामने रख दिया जाए तो वो वहां से डायफ्रैक्ट हो सकता है। कैसे? अगर लेट से कि ये रे 1 आएगी और रे 2 जो है वो लेट से ये रे 2 है, तो रे 1 और रे 2 जो है इन दोनों में जो पाथ डिफरेंस बनेगा वो आप जरा गौर कर लेते हैं। इसको अगर हम डी कह देते हैं, यानी कि ये जो हमारा ग्रेटिंग एलिमेंट है, सो इसमें जो पाथ डिफरेंस दोनों में बनेगा वो ये वाला बन जाए। ये एक तो ये वाला पाथ डिफरेंस, एक ये वाला, चूंकि इस दरमियान वाले को डी हम कह रहे हैं, ये थीटा है, तो ये वाला भी क्या बनेगा, डी साइन थीटा। ये वाला भी डिस्टेंस क्या बनेगा, डी साइन थीटा। इसीलिए जो है हम ब्रैग्स इक्वेशन लिखते हैं 2d साइन थीटा इज इक्वल टू m लैम्डा, और इस वाले को ब्रैग्स इक्वेशन दिया, इसको हम ब्रैग्स लॉ भी बोलते हैं। सो ब्रैग्स इक्वेशन जो है, तो जब भी याद रखना है कि अगर डायफ्रैक्शन वाला कोई क्वेश्चन आ जाए, डायफ्रैक्शन वाले क्वेश्चन में अगर तो उन्होंने एक्स रेज का जिक्र किया हुआ है, एक्स रेज से रिलेटेड डायफ्रैक्शन है, तो उसमें फिर ग्रेटिंग इक्वेशन सिंपल डी साइन थीटा इज इक्वल टू एन लैम्डा वाला फार्मूला यूज नहीं करना आपने। फिर लाजमी तौर पर फार्मूला यूज होगा 2d साइन थीटा इज इक्वल टू एम लैम्डा, यानी वहाँ ब्रैग्स लॉ यूज होगा। सो ब्रैग्स लॉ जो है इसके यूजेस भी एक नज़र आपने रिवाइज कर लेने हैं। ब्रैग्स लॉ इज यूज्ड इन कहते हैं टू फाइंड द कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो है उनको अगर स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल्स फाइंड करना हो, ब्रैग्स लॉ यूज होता है। कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स जैसे DNA है उसका स्ट्रक्चर फाइंड करना हो, किसी सॉलिड का स्ट्रक्चर फाइंड करना हो, हम ब्रैग्स लॉ यूज कर रहे होते हैं।
ठीक है जी। तो ये इसके ना एक नज़र आपने, जैसे हीमोग्लोबिन है, कहते हैं जी उसका स्ट्रक्चर हमें फाइंड करना हो तब भी हम जो है वो ब्रैग्स लॉ का यूज़ करते हैं। सो एक नज़र जो है वो आपने इनके यूजेस को पर भी डाल लेनी है। वो ये टॉपिक को रिलेट कर रहे हैं। इसके बाद लाइट से रिलेटेड जो छोटे मोटे इंफॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चन आ सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे आपसे पूछा जा सकता है कि जी ब्लू कलर ऑफ स्काई जो है वो किस वजह से होता है, ये स्कैटरिंग की वजह से होता है। चूँकि ब्लू कलर जो है वो लेस स्कैटर करता है एज कम्पेयर टू अदर कलर्स, इस वजह से जो है वो आसमान का कलर जो है हमें वो ब्लू नज़र आता है। जिस तरह के छोटे मोटे जो क्वेश्चन हैं जो इन्फॉर्मेशन बेस्ड आ सकते हैं, वो भी आपने साथ साथ जो है अपने नोट्स का हिस्सा बनाते जाना है। जैसे जी हमने लास्ट यूनिट में पढ़ लिया था लाइट की जो नेचर है वो ट्रांसवर्स नेचर है। तो विच फिनोमेना प्रूव्स ट्रांसवर्स नेचर ऑफ लाइट? पोलराइजेशन। पोलराइजेशन लॉन्गिट्यूडल वेव्स में नहीं होती, लेकिन ट्रांसवर्स वेव्स में जो है वो पोलराइज उनको हम कर सकते हैं। ठीक है जी। अब के जो फिनोमेनाज हैं, रिफ्लेक्शन, डायफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, ये सारे वेव नेचर ऑफ लाइट को प्रूव करते हैं, लेकिन वो ये नहीं बताते कि लाइट की नेचर जो है वो वेव नेचर में से कौन से वाली है, वो ट्रांसवर्स नेचर है या लॉन्गिट्यूडल नेचर है। ये हमें कौन सा फिनोमेना डिफरेंशिएट करेगा? पोलराइजेशन। तो पोलराइजेशन जो है इज द बेसिक जो है वो डिफरेंस बिटवीन लॉन्गिट्यूडल एंड ट्रांसवर्स वेव्स जो डिफर करके हमें बताता है। लॉन्गिट्यूडल वेव्स में पोलराइजेशन का फिनोमेना नहीं होता, लेकिन ट्रांसवर्स वेव्स में होता है। तो ये छोटे मोटे जो मल्टीपल चॉइस है इनको भी आपने अपने लेक्चर का पार्ट जरूर बनाना है। अभी जो आपका नेक्स्ट टेस्ट आएगा वो हम जो कि यूनिट्स दोनों उसमें थोड़े टॉपिक से लाइट वाला और थर्मोडायनेमिक्स इनको मिला के आएगा। अभी हम थर्मोडायनेमिक्स का कुछ पोर्शन भी आज स्टार्ट कर लेते हैं और कल फिर इंशाल्लाह जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में हम थर्मोडायनेमिक्स वाला भी टॉपिक उसको भी कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है जी। सो आज हम अब जो यूनिट नंबर 7 और यूनिट नंबर 8 जो है इनको मिला के अब जो आपका नेक्स्ट अपकमिंग टेस्ट आएगा वो होगा। सो इट्स ऑल अबाउट लाइट में सिर्फ इतना ही आपने जितना हमें कोर्स यानी यूएचएस के सिलेबस के अकॉर्डिंग गिवन है उतना ही आपने इसको कवर करना है। और अब हम जो है थर्मोडायनेमिक्स डिस्कस कर लेते हैं। जो थर्मोडायनेमिक्स है वो बेसिकली जो है वो हम प्रॉपर्टीज ऑफ एनर्जी जो है वो रिलेटिंग टू मैटर जो हम डिस्कस कर रहे होते हैं। इसमें स्पेशली ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी इनटू अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, ये बेसिक पर्पस ऑफ थर्मोडायनेमिक्स होता है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ एक लेट्स एग्जांपल आपको दूं। थर्मोडायनेमिक्स जो है उसमें देखो कि हम सपोज करते हैं कि हमारे पास ना एक सिस्टम ए है, एक थर्मोडायनेमिक सिस्टम है हमारे पास, सिस्टम ए, और एक थर्मोडायनेमिक सिस्टम जो है अनदर थर्मोडायनेमिक सिस्टम, इसको हम कह देते हैं ये थर्मोडायनेमिक सिस्टम नंबर कौन सा है? बी। सो एक थर्मोडायनेमिक सिस्टम ए, अनदर थर्मोडायनेमिक सिस्टम ए बी। सपोज करें कि मैं कहता हूँ इसके पास जो है वो 100 जूल ऑफ जो है वो एनर्जी है, इसके पास 0 जूल। ठीक है जी। हम क्या करते हैं कि थर्मोडायनेमिक सिस्टम ए जो है उसको थर्मोडायनेमिक सिस्टम ऑफ बी के साथ ना इन कांटेक्ट कर देते हैं, इन कांटेक्ट कर दिया। अब जाहिर है यहाँ से सिस्टम ए के पास 100 जूल एनर्जी है, इसके पास जो है वो सिस्टम बी के पास 0 थी, तो एनर्जी विल फ्लो फ्रॉम हाई टू लो। सो एनर्जी ने जब भी एक सिस्टम थर्मोडायनेमिक सिस्टम से दूसरे थर्मोडायनेमिक सिस्टम में फ्लो करना है तो डेट ऑलवेज फ्लो इन द फॉर्म ऑफ हीट। तो इसमें जो है वो इसमें हम कहते हैं ट्रांजिट ऑफ एनर्जी। अगर कोई आपसे पूछे कि यहाँ पर इस सिस्टम में और उस सिस्टम में यूजफुल एनर्जी जो है वो कितनी है, यूजफुल एनर्जी कितनी है? अब यूजफुल एनर्जी क्या होती है कि वो एनर्जी विच कैन बी कन्वर्टेड इनटू वर्क डन, जिसको हम वर्क डन में कन्वर्ट कर सकें, वो हमारे पास जो है वो यूजफुल एनर्जी कहलाती है। तो अब यहाँ पे देखो यूजफुल एनर्जी कितनी है? यूजफुल एनर्जी यहाँ जो है वो आंसर होगा 50 जूल। क्यों? क्योंकि देखें अगर इसके पास 50 रह गए, अब इसके पास 50 हो गए, तो अब ये कौन से सिस्टम में आ जाए? थर्मल इक्विलिब्रियम में आ जाएंगे दोनों सिस्टम। और जब दो सिस्टम थर्मल इक्विलिब्रियम में आ जाते हैं, सो दोनों का टेम्परेचर अगर इक्वल हो गया तो फिर मजीद हीट जो है वो फ्लो नहीं करेगी। तो यहाँ पर जो है अगर इसके पास 100 जूल थे, इसके पास 0, तो हीट ट्रांसफर होने तो स्टार्ट हो जाएगी, एनर्जी ट्रांसफर हीट के थ्रू ट्रांसफर हो जाएगी। लेकिन जब ये थर्मल इक्विलिब्रियम में आ जाएंगे तो फिर मजीद जो है वो फ्लो नहीं रहेगा। तो यहाँ पर यूजफुल एनर्जी जो है हम कहेंगे वो 50 जूल है। तो याद रखने के थर्मोडायनेमिक्स का जो बेसिक पर्पस है वो क्या है कि हम यूजफुल सीखते हैं थर्मोडायनेमिक्स में कि यूजफुल हीट को जो है, यूजफुल एनर्जी को जो है हम वर्क डन में कैसे कन्वर्ट करेंगे।
अच्छा, सबसे पहले जो थर्मोडायनेमिक्स है यहाँ पर जो है चूंकि हमारे नंबर ऑफ टाइम्स काम आएगा, तो हम जो है वो हम सबसे पहले टेम्परेचर जो है स्केल्स को कंपैरिजन भी एक नज़र सीख लेते हैं, ताकि ये किसी भी टॉपिक में जब कोई टेम्परेचर से रिलेटेड क्वेश्चन को रिलेट कर रहा हो तो हम इजीली उसका आंसर दे सकें। वैसे यूएचएस के सिलेबस के अकॉर्डिंग थर्मोडायनेमिक्स में हमारे जो मेन टॉपिक हैं वो प्रेशर ऑफ गैस है, इंटरनल एनर्जी यानी कि उससे रिलेटेड फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो है उसको हम डिस्कस करेंगे, और जो है वो इसमें मोलर स्पेसिफिक हीट, ये हमारे जो मेन टॉपिक हैं। अच्छा, टेम्परेचर स्केल्स इसलिए हम साथ इंक्लूड कर लेते हैं जो कि नंबर ऑफ टाइम जो है हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी। डिफरेंट क्वेश्चन वैसे कोरिलेट हो सकते हैं, डिफरेंट जगह पर पार्ट 2 में भी हमारे काम आ सकता है ये। अच्छा जी, जो टेम्परेचर स्केल्स हैं इसमें हम आमतौर पर 3 स्केल्स की बात कर रहे होते हैं। इसमें जी डिग्री सेल्सियस, फिर हम कहते हैं जी इसमें फ़ारेनहाइट, और थर्ड जो है वो हम कह देते हैं कि केल्विन स्केल। ठीक है जी। अच्छा, अब जब गौर करें कि जो हमारे पास जो डिग्री सेल्सियस है स्केल, फ़ारेनहाइट स्केल और केल्विन स्केल का कंपैरिजन अगर देखें तो डिग्री सेल्सियस हम लेट्स से किसमें 2 पॉइंट जो है वो इसको कह देते हैं कि आइस पॉइंट। ठीक है जी। फिर इसमें जो है वो इसके बाद हम कहते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट जो है। अच्छा जी, डिग्री सेल्सियस में जो है वो हम आइस पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस को लेते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट है, और बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस। फ़ारेनहाइट स्केल जो है इसमें हम 32 फ़ारेनहाइट से स्टार्ट करते हैं और 212 फ़ारेनहाइट पर जाके इसके बॉइलिंग पॉइंट आ जाता है। यहाँ पर जो है वो एग्जैक्ट मैं लिख रहा हूँ, एग्जैक्ट वैल्यू होती है 273.15 केल्विन, और ये जो है वो 373.15 केल्विन होता है। फॉर द सेक ऑफ सिंप्लीफिकेशन हम इसमें जो है वो 0.15 नहीं लिखते हैं, आमतौर पर हम उसको 273 ही कहते हैं, लेकिन एग्जैक्ट वैल्यू जो है वो 273.15 केल्विन होती है। इसमें जो नंबर ऑफ डिवीजन्स की अगर हम बात करें, नंबर ऑफ डिवीजन्स, तो इसमें जो है वो 100 होते हैं, इसमें 180 नंबर ऑफ डिवीजन्स होती हैं, और इसमें भी 100 ही होंगे। ठीक हो गया जी। अच्छा, अब यहाँ पर जो है एक पॉइंट है जिसको हम कहते हैं 0 केल्विन। अब 0 केल्विन जो है यू शुड नो, इसको हम एब्सोल्यूट 0 भी कहते हैं। ठीक है जी। और एब्सोल्यूट 0 जो है इसकी वैल्यू जो फ़ारेनहाइट स्केल में अगर कैलकुलेट करें तो वो -460 के अराउंड अबाउट, -458 या -458 या अराउंड अबाउट याद रखने के लिए हम कह देते हैं कि ये -460 के अराउंड अबाउट जो है ये आता है। सो इसमें जो अगर केल्विन में करें तो ज़ाहिर है -273 जो है वो के अराउंड जो है डिग्री सेल्सियस हमारे पास आ जाएगा, किलो केल्विन जो होता है। अच्छा, ये जो जस्ट अबव द 273.15 एक पॉइंट होता है, डेट इज 273.16 केल्विन, इस वाले पॉइंट को जो है वो हम कह रहे होते हैं कि ये ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर है। इसको हम कहते हैं ये ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर है। ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर एट विच वाटर कैन एग्जिस्ट इन इट्स 3 स्टेट्स, दैट इज सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, जो है इसको हम कह देते हैं ये ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर है। अब देखो कि कन्वर्जन के लिए मैं एक आसान सी चीज़ आपको बता देता हूँ। जब आपने एक वो दूसरे में टेम्परेचर में कन्वर्ट करना हो, इसका जो बेसिक फार्मूला होता है वो होता है टेम्परेचर स्केल जो भी आपके पास हो, माइनस जो है उसका आइस पॉइंट, डिवाइडेड बाय, यानी यहां से स्टार्ट होता है, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिवीजन्स। ये बेसिक फार्मूला है जो आपने याद रखना है। ठीक है जी। सो अब इसको आगे फर्दर जो है वो आप अब देखें, ये बस अगर याद हो तो कभी भी आपको कन्वर्जन वाले फार्मूले नहीं बोल सकते। अब देखो कि लेट्स से जी कि डिग्री सेल्सियस स्केल जो है वो स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, 0 से, नंबर ऑफ डिवीजन्स कितनी है 100 का जो है। फ़ारेनहाइट स्केल जो है स्टार्ट कहाँ से हो रहा है 32 से, नंबर ऑफ डिवीजन्स कितनी है 180, और केल्विन स्केल जो है स्टार्ट कहाँ से हो रहा है 273 से। अब देखो हम फॉर द सेक ऑफ सिंप्लीफिकेशन इसको 273 ले लेते हैं, वैसे इसकी एग्जैक्ट वैल्यू 273.15 केल्विन होती है। सो डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिवीजन्स कितनी 100। अब आप किसी भी दो को कंपेयर कर लें, आपके पास कन्वर्जन वाला फॉर्मूला आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल जो है यहाँ पर अगर आप डिग्री सेल्सियस ओवर 100 इज इक्वल टू केल्विन -273,
ओवर 100 कर ले तो 100 से कैंसिल हो। यहाँ से देखें केल्विन इज इक्वल टू डिग्री सेल्सियस क्यूब प्लस 273, यही वाला फार्मूला कन्वर्जन के लिए यूज करते हैं ना डिग्री सेल्सियस और केल्विन के लिए। तो किसी भी दो कंपेयर कर लें, जैसे मुझे डिग्री सेल्सियस फ़ारेनहाइट को कंपेयर करना है तो डिग्री सेल्सियस ओवर 100 इज इक्वल टू जो है फ़ारेनहाइट -32 डिवाइडेड बाय 180। तो इसको उधर मल्टीप्लाई करें तो देखो डिग्री सेल्सियस जो है वो 100 ओवर 180 मतलब 5/9 इंटू फ़ारेनहाइट -32 आ जाएगा। या इसको अगर रीअरेंज कर लें फ़ारेनहाइट के लिए तो फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 9/5 जो है इंटू डिग्री सेल्सियस प्लस 32 आ जाएगा। तो ये सारे फॉर्मूले आपने इनको रट्टा लगाया हुआ है, हालांकि रट्टा लगाने की जरूरत नहीं है, आप जो कन्वर्जन के फॉर्मूले हैं इस वाले से कैलकुलेट कर सकते हैं। कोई भी अगर आपको कन्वर्जन से रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो आप इजीली उसका आंसर दे सकेंगे। जैसे आपसे अक्सर पूछा जाता है ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर जो है वो 37 डिग्री सेल्सियस है एंड सेल्सियस स्केल में, फ़ारेनहाइट स्केल में उसको जो है वो कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो आप जो है वो इजीली ये वाला फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग आंसर जो है आपका 98 के जो है वो फ़ारेनहाइट आ जाता है। सो ये ओवरऑल जो है ये कन्वर्जन का जब भी क्वेश्चन आएगा आप ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे, यू विल गेट द आंसर। लेकिन कभी कभी क्वेश्चन आते हैं कंपैरिजन के, कंपैरिजन में कन्वर्जन का फॉर्मूला यूज नहीं करना। फॉर एग्जांपल अगर आपसे कहा जाए जी एक क्वेश्चन है जी, अ स्टूडेंट जो है ऑब्जर्व अ टेम्परेचर चेंज ऑफ 45 डिग्री सेल्सियस, ठीक है जी, ड्यूरिंग एन एक्सपेरिमेंट। लेट्स से जी आपसे अगर पूछा जाए क्वेश्चन जो है ये बताएं व्हाट विल बी चेंज ऑन फ़ारेनहाइट स्केल इफ ही वाज यूजिंग फ़ारेनहाइट स्केल इंस्टेड ऑफ डिग्री सेल्सियस स्केल। अच्छा, जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए जिसमें वो टेम्परेचर चेंज की बात करे, जहां टेम्परेचर चेंज करे, चेंज तो चेंज से आपने समझ जाना है कि वो कन्वर्जन की बात नहीं कर रहा, वो कंपैरिजन की बात कर रहा है। तो कंपैरिजन देखें क्या है, अगर 100 डिग्री सेल्सियस का चेंज आता है सेल्सियस स्केल में तो 180 नंबर ऑफ डिवीजन होते हैं, फ़ारेनहाइट स्केल में इतना चेंज आएगा और केल्विन में भी 100 का ही चेंज आता है क्योंकि उसमें नंबर ऑफ डिवीजन 100 है। यही वजह है कि आप कहा करते हैं कि अगर 100 डिग्री सेल्सियस चेंज हो तो केल्विन में भी 100 का चेंज ही आता है। इसका मतलब ये हुआ कि 1 चेंज डिग्री सेल्सियस जो है वो 1 चेंज इन केल्विन, मतलब केल्विन में और डिग्री सेल्सियस में चेंज एक जैसा होता है। अक्सर आप केमिस्ट्री में भी फिजिक्स में भी ये सीखते हैं, लेकिन डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में चेंज एक जैसा नहीं होता। अगर यहाँ 100 डिग्री सेल्सियस चेंज हो गए तो फ़ारेनहाइट में 180 का चेंज आ चुका होगा। इसका मतलब अगर यहाँ 1 डिग्री सेल्सियस चेंज होता है तो वहाँ 180 ओवर 100 का चेंज आ जाएगा। ठीक है जी, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ जो है वो अगर 1 डिग्री सेल्सियस का चेंज आया तो वहाँ 9/5 टाइम्स चेंज आना है। तो जैसे इस क्वेश्चन में उसने कहा कि 45 का उसने चेंज ऑब्जर्व किया, 45 का, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ अगर मैं 45 कर देता हूँ, दोनों तरफ 45 से मल्टीप्लाई कर दें, तो 45 से मल्टीप्लाई कर दिया तो चेंज इन फ़ारेनहाइट, अब देखें कि ये जो है वो 9 आ जाएगा। इसका मतलब अगर डिग्री सेल्सियस में 45 का चेंज आया है तो फ़ारेनहाइट के ऊपर 81 जो है वो फ़ारेनहाइट का चेंज आएगा। तो आमतौर पर स्टूडेंट्स क्या करते हैं, ये क्वेश्चन जब आता है तो उसको वो कन्वर्ट कर देते हैं, कन्वर्जन वाला फार्मूला यूज करते हैं, तो वो डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट कर देते हैं, तो उससे आपका आंसर 113 के राउंड आएगा। दैट इज रॉन्ग आंसर। असल में जब भी टेम्परेचर चेंज की बात करें कि जी इस टेम्परेचर यानी सेल्सियस स्केल पे इतना चेंज हुआ है, ये बताएं फ़ारेनहाइट पे कितना चेंज आया होगा, फिर आपने कंपैरिजन का फार्मूला यूज करना है। तो ये मैंने स्केल्स को कंपेयर किया है,
कि अगर 100 डिग्री सेल्सियस चेंज सेल्सियस स्केल पे आता है तो फ़ारेनहाइट में 180 का चेंज आएगा, केल्विन में 100 का चेंज आएगा। तो डिग्री सेल्सियस स्केल में और केल्विन स्केल में चेंज सेम होता है, लेकिन डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में चेंज सेम नहीं होता। कितना फ़र्क होता है? 1 डिग्री सेल्सियस 9/5 टाइम्स ऑफ फ़ारेनहाइट स्केल होता है। तो कौन सा स्केल बड़ा है? डिग्री सेल्सियस स्केल जो है वो 9/5 टाइम्स इज ग्रेटर देन द फ़ारेनहाइट स्केल। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आप जस्ट मैंने इंट्रोडक्शन देना था जो है वो थर्मोडायनेमिक्स का। कल इंशाल्लाह हम लेक्चर में इसको कंप्लीट भी करेंगे। उसकी रीज़न ये है कि आप लाइट वाला जो यूनिट है उसको पहले अच्छे से वो प्रिपेयर कर लें। उसके जो डायफ्रैक्शन वाला टॉपिक अच्छे से उसको प्रिपेयर करें। उसमें जो लास्ट टाइम जो पढ़ा था हमने जो यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, उसको अच्छे से जो है वो प्रिपेयर कर लें। नेक्स्ट इंशाल्लाह कल हम जो है वो थर्मोडायनेमिक्स भी अच्छे से कंप्लीट कर लेंगे और इंशाल्लाह उसके बाद आपका टेस्ट होगा। मुझे इजाज़त दे। थैंक यू सो मच बेटा। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।